नमस्कार। उपचुनाव की सियासत में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि कैसे हैं सिंधिया। ये सामान्य शिष्टाचार का सवाल नहीं है, इसका संदर्भ बीजेपी से है। पूछा ये जा रहा है कि बीजेपी में सिंधिया के हालचाल कैसे हैं, और पूछ रही है कांग्रेस। वजह भी बता रही है कि क्यों पूछ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अकेले ही चुनावी सभाएं ले रहे हैं सिंधिया। आज भी उनकी भांडेर सीट पर, ब्यावरा सीट पर, सावेर सीट पर जो चुनावी सभाएं हैं उसमें वो अकेले ही पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों ग्वालियर चंबल की उपचुनाव वाली सीटों से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सिंधिया ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि ये चुनाव असल में बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, इस चुनाव में सिंधिया राज परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार किया और जवाब दिया कि कांग्रेस अपने विधायकों की फिक्र करे, महाराज बीजेपी में पूरे मजे में हैं। दूसरी तरफ सांची विधानसभा सीट से पूर्व सीएम साध्वी उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है और कहा है सक्रिय राजनीति में वो वापसी करेंगी और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। राजनीतिक हलकों में उनके इस बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। तो सिंधिया और साध्वी से जुड़ी सियासत पर ही करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगी खास पैनल। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये चुनाव मेन सिसोदिया का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आपको समझना है। ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये वीडियो ग्वालियर चंबल की एक जनसभा का है। सिंधिया का एक एक वाक्य कि ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, सिंधिया राज परिवार पर लगी है निगाहें। इस एक वाक्य के कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। 10 दिन के अंदर क्या वाकई सिंधिया के लिए उनके समर्थकों का ये चुनाव इतना चुनौतीपूर्ण हो गया है? कांग्रेस ने इस वाक्य का अनुवाद ये किया है कि असल में बीजेपी में अकेले पड़ गए हैं सिंधिया। बाकी पार्टी के चुनावी रथ से सिंधिया की नदारद तस्वीर, स्टार प्रचारकों में 10वें नंबर पर नाम और सिंधिया की अकेले सभाएं। कांग्रेस इसे आधार बनाकर सवाल पूछ रही है कि क्या 7 महीने में ही सिंधिया का हकीकत से सामना हो गया? जो भाजपा लगातार बयान देती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ग्वालियर चंबल में कांग्रेस जीती, कांग्रेस की सरकार उनके कारण बनी, और जो भाजपा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना चेहरा बताती थी उनको पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है, पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। शिव ज्योति एक्सप्रेस रास्ते में कहीं पंचर पड़ी है। पहले डिजिटल रथ में से उनका फोटो गायब किया गया, उसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची में उनको 10 नंबरी बनाया गया, उनके एक भी समर्थक का नाम शामिल नहीं किया गया। और अब बड़े ही आश्चर्यजनक है, भाजपा 28 को अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। 4 पेज के संकल्प पत्र में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो नहीं है। एक और बड़ा अपमान। बीजेपी का जवाब ये है कि पार्टी के सारे दिग्गज नेता चुनाव की हर सीट तक पहुंच सके, लिहाजा अब हर तरफ अलग अलग नेता जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेकिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में शिवराज जी, सिंधिया जी, उमा जी सब मिलकर, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, नरोत्तम जी सब मिलकर आखिरी कील इस ताबूत में, कांग्रेस के ताबूत में लगाने वाले हैं। कांग्रेस फिर यहाँ किसी भी तौर पर जीवित नहीं हो पाएगी, ये सबका संकल्प है। इस बीच उमा भारती के एक बयान ने सियासत गरमा दी है। 2018 में सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर चुकी साध्वी उमा भारती ने सांची में बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी के समर्थन में सभा लेते हुए ये ऐलान किया कि अभी प्रचंड राजनीति करनी है उमा भारती को। वे 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगी। जब भारतीय जनता पार्टी में मेरी वापसी हुई, मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उसके बाद मैंने ही कहा कि मुझे अभी 2-3 साल चुनाव नहीं लड़ना। मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है, अभी मुझे प्रचंड राजनीति करनी है। अभी मुझे 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा कि मुझे अभी 2-3 साल गंगा के कार्य के लिए लगाना है, और वो राजनीति से नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा एक ऐसा विषय है कि उसमें सारे राजनीतिक दल एक हैं, पूरा मीडिया एक है, पूरी दुनिया एक है। तो कोई राजनीतिक व्यक्ति राजनीति में रहते हुए उस काम को करेगा तो उसको ठीक से नहीं कर पाएगा। तो सवाल ये कि उमा भारती की सक्रिय राजनीति में वापसी के इस ऐलान के मायने क्या, और कांग्रेस की सिंधिया के लिए सहानुभूति के साथ जो सवाल खड़ा हुआ है कि क्या वाकई बीजेपी में कुछ खिंचे से चल रहे हैं सिंधिया? 10 दिन के अंदर
भोपाल में रंजना दुबे, शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चाहिए कि नहीं? तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, कांग्रेस जो ये सवाल उठा रही है, जो ये फिक्र जता रही है कि क्या वाकई बीजेपी में खुश हैं सिंधिया, इन सवालों को जमीन आखिर कहां से मिल रही है लगातार? देखिए, जिस तरीके का उपचुनाव हो रहा है ग्वालियर चंबल इलाके में, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है और जिस तरीके से सिंधिया हर चुनावी सभा में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं बल्कि सिंधिया परिवार की साख का चुनाव है, उसी के बाद ये माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल में अब इस उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर सिंधिया समर्थक उम्मीदवारों को ही बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है। लेकिन सिंधिया के ऊपर इस बात को लेकर अब जिम्मेदारी है कि वो इन सभी 16 सीटों पर फतह हासिल करें और यही कारण है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन चुनावों में खुद पूरी जिम्मेदारी लेते हुए खुद को फ्रंट पर रखने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हर एक चुनावी सभा में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिंधिया परिवार की साख का चुनाव है, यानी कि सिंधिया अपने सिंधिया घराने के बदौलत इस बार उपचुनाव में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ा कारण है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपने इलेक्शन कैंपेन को लेकर जिस तरीके की मुहिम चला रही है, चाहे वो डिजिटल रथ रवाना करने का मामला हो या फिर दूसरे मामले, उन तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस ने इस बात को लेकर सवाल उठाया है कि उपचुनाव से पहले ही बीजेपी ने सिंधिया को किनारा करना शुरू कर दिया और शायद यही कारण है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए उन 16 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगी। और यही कारण है कि सिंधिया लगातार हर चुनावी सभा में अपने चेहरे के बूते पर, सिंधिया के बूते पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक और खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी इस मौके में बैठी हुई है कि सिंधिया को लेकर वो हर मुद्दे पर सिंधिया को ये बताने की कोशिश करे कि वो बीजेपी में कहां पर खड़े हुए हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस हर एक ऐसे मौके को बुनाने की कोशिश करती है, चाहे वो डिजिटल रथ रवाना करने का मामला हो या फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में सिंधिया को 10वें नंबर पर रखने का मामला हो, या फिर अब जो बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है उसको लेकर जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, उसके बहाने भी बीजेपी कहीं ना कहीं सिंधिया को ये बताने की कोशिश में जुटी हुई है कि अब उनका स्थान बीजेपी में धीरे धीरे सरकता जा रहा है। तो कुल मिलाकर सिंधिया पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बार के उपचुनाव में पार्टी की जीत के लिए, खुद की जीत के लिए, अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए। वहीं कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि बताने की कोशिश की जाए कि इस बार के उपचुनाव के नतीजों से पहले जो रुझान निकल कर आ रहे हैं उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं सिंधिया से किनारा करती जा रही है। तो कुल मिलाकर हर स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस भी इसी मुहिम में जुटी है ताकि वो बीजेपी के अंदर जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं हवा देने का काम कर सके। बिल्कुल, हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, घर के आदमी हैं, बीजेपी के व्यक्ति हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि सिंधिया वाकई किनारे हैं या उनका मान सम्मान वैसा ही बना हुआ है। राकेश जी, पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था व्यक्ति निर्माण में समय लगता है, सिंधिया जी जो हैं वो रीति नीति समझ रहे हैं बीजेपी की, समय लगेगा उनको। कांग्रेस ने इसका अनुवाद इस तरह से निकाला कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, पार्टी में संभल नहीं पा रहे हैं, इसलिए किनारे होते जा रहे हैं। राकेश जी, देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो कांग्रेस को इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने नेताओं को नकारा घोषित कर दिया है? क्या कांग्रेस पार्टी ने यह हार स्वीकार कर ली है कि कमलनाथ जो प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, अब उनकी दम पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी? इसलिए आप देखिए शेफाली जी के प्रवासी पक्षियों, चाहे सिद्धू हों, चाहे सचिन पायलट हों, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, इनको कांग्रेस पार्टी को प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश बुलाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी अपनी खीज, अपनी जो हार की सुगवाहट है उसको छुपाने के लिए प्रश्न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को शेफाली जी आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मैंने आपको देखा है कि पिछले 20-25 साल से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीबी से देख रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चुनाव होता है उसका संचालन चुनाव समिति करती है। चुनाव समिति तय करती है कि कौन नेता कहां जाके प्रचार करेगा, कौन से नेता की कहां सभा होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है इतना सक्षम है। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जी सभा कर रहे हैं लगातार, उसके बाद उमा भारती सभा कर रही हैं, सिंधिया जी सभा कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी सभा कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी सभा कर रहे हैं, गोपाल भार्गव जी सभा कर रहे हैं। समस्त भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चुनाव के मैदान में। पर मैं एक यक्ष प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता से जरूर पूछना कि कमलनाथ जी क्यों अकेले पड़ गए हैं? क्यों कमलनाथ के मंच पे दिग्विजय सिंह जी नजर नहीं आ रहे हैं? क्यों चंबल के सबसे बड़े नेता गोविंद सिंह जी कमलनाथ के मंच पे नजर नहीं आ रहे हैं? आप इधर की बात करें तो मुकेश नायक नजर नहीं आ रहे हैं मंच पर, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव नजर नहीं आ रहे हैं, अजय सिंह राहुल भैया नजर नहीं आ रहे। तो कांग्रेस पार्टी तो अकेले पड़ गए हैं कमलनाथ, और कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि अब हमारी हार निश्चित रूप से है, इसलिए प्रवासी पक्षियों को बुलाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव संचालन समिति है वो निर्णय कर रही है कि किस नेता की कहां सभा होगी और उनके साथ कौन उपस्थित रहेगा। इसलिए आप देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है और हमारे नेता लगातार रोज सभाएं कर रहे हैं। पर कांग्रेस में एकमात्र कमलनाथ अकेले नजर आ रहे हैं, नहीं दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं, ना ही गोविंद सिंह नजर आ रहे हैं। इसका जवाब तो आपको कांग्रेस से लेना चाहिए कि उनके नेता प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उसकी कितनी बुरी हार होने वाली है। किस तरह जनता कमलनाथ को काले झंडे दिखा रही है। सैयद जाफर साहब, कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसीलिए पूरा वक्त दे रही थी क्योंकि जो इतने सारे सवाल हैं कांग्रेस के बीजेपी की तरफ कि महाराज का मान सम्मान हो रहा है कि नहीं पार्टी में, तो वो आप तसल्ली से सुन लें जाफर साहब। जो राकेश शर्मा ने प्रवक्ता जो है बीजेपी के, उन्होंने जो कुछ कहा और साथ में ये सवाल उठाया भी जो हर बार उठता है, अगर यहाँ से सिंधिया की फिक्र होती है तो वहाँ से फिर ये सवाल आता है कि दिग्विजय सिंह कब सभाओं में दिखाई देंगे। लेकिन जाफर साहब एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस जो चिंता अभी जता रही है ये पहले जता ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती चुनाव की। जाफर साहब, जफर साहब आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हमारे साथ मेरे सहयोगी अनुराग भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, जब भी ये सवाल उठता है, सिंधिया की फिक्र का सवाल उठता है तो बात दिग्विजय सिंह तक पहुंच जाती है, गोविंद सिंह तक पहुंच जाती है। और अब ये सवाल उठा रही है बीजेपी की जो क्षेत्रीय तौर पर संभाले हुए थे, चाहे मालवा निमाड़ में अरुण यादव की बात हो, ये नेता कहाँ नदारद है? क्या कांग्रेस में वन मैन आर्मी, वन मैन शो चल रहा है कमलनाथ का? शेफाली जी, मुझसे पूछा आपने? कांग्रेस के अंदर स्टार प्रचारक के तौर पर कमलनाथ, मेरा सवाल अनुराग से, अनुराग मेरे सहयोगी, मैनेजमेंट करने से लेकर रणनीति। जी शेफाली जी, देखिए पूरा का पूरा चुनाव प्रचार की यदि कैंपेनिंग की बात करें, चुनाव का मैनेजमेंट या रणनीति बनाने की बात करें तो कमलनाथ ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी संभाल रखी है। कहां पर कौन की क्या जिम्मेदारी होगी ये भी तय किया जा रहा है, लेकिन कमलनाथ फ्रंट फुट पर आकर जो है खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बार का उपचुनाव कांग्रेस से ज्यादा कमलनाथ की साख का चुनाव है, क्योंकि मार्च में जिस तरीके से सत्ता गवाई थी वो कमलनाथ यही कारण है कि तकनीकी दिक्कत थी कुछ और सैयद जाफर साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। अनुराग, मैं वापस आती हूँ आपके पास। फिलहाल सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाफर साहब, बात वही चल रही थी, सिंधिया बीजेपी में गए, उनका मान सम्मान हो रहा है कि नहीं, ये बड़ी फिक्र है कांग्रेस की। राकेश शर्मा ने जवाब भी दिया कि उनके पूरा मान सम्मान हो रहा है और चूंकि बड़े नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में मोर्चा संभालना है, इसलिए शिवराज एक तरफ मोर्चा संभालें, दूसरी तरफ उमा भारती हैं, तीसरी तरफ खुद सिंधिया हैं। वो सवाल ये कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह सभाओं में कब आएंगे। और एक सवाल ये भी कि अब जो सिंधिया के सम्मान की फिक्र आप कर रहे हैं, ये 7 महीने पहले अगर कर ली होती तो चुनाव की नौबत ही क्यों आती? दो शेफाली जी, आपने इसमें सवाल एक साथ किए हैं। एक आपने सिंधिया जी से रिलेटेड किया है, दूसरा आपने कमलनाथ जी के
प्रचार को लेकर अन्य नेताओं के बारे में किया है। तो मैं पहले तो कमलनाथ जी के चुनाव प्रचार के तरीके को और उनके साथ कौन कौन है उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। देखिए, कमलनाथ जी का जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी 2018 में भी ठीक इसी तरीके से प्रचार करते थे। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, वो भी अपने रीजन में, और जहां तक तो थोड़ा बहुत उन्होंने उज्जैन और इंदौर मालवा चंबल संभाग में सभाएं भी ली थी। आज की तारीख में जो हमारे पास कद्दावर नेता हैं, जैसे मान लो अजय सिंह जी की हम बात करें, तो अजय सिंह जी का उपयोग कमलनाथ जी ने चंबल संभाग में भी किया, सुर्खी विधानसभा में भी किया, बड़ा मलेरा में भी। लगातार आप देखिएगा 2 दिन से लगातार अकेले अजय सिंह जी वहां पे सभाएं कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अरुण यादव भी कई जगहों पर किए हैं। तो अरुण यादव जी हों, चाहे अजय सिंह जी हों या कमलनाथ जी स्वयं हो, ये सब एक पैरेलल तरीके से जहां जिसकी आवश्यकता है वहां पे काम कर रही है। अब सवाल आता है कि दिग्विजय सिंह जी का। दिग्विजय सिंह जी जब फ्रंट पे खेलते हैं शेफाली, तो यही भारतीय जनता पार्टी फिर उनके लिए सवाल खड़े करने लगती है कि कांग्रेस के पास दिग्विजय सिंह के अलावा कोई नहीं है। अब दिग्विजय सिंह जी ने 2000, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आप अच्छी तरीके से पॉलिटिकल कवर करती तो आपने देखा होगा कि 2018 में भी दिग्विजय सिंह जी ने समन्वय का काम किया था, और वो समन्वय का काम पूरे प्रदेश में किया था, तो सबको दिखा। तो अब ये जो 28 सीटों पे चुनाव हो रहा है, यहां भी जो उनका दायित्व है वो पूरा कर रहे हैं। कल वो अशोकनगर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ सभा भी लेंगे, मुकाबले में भी रहेंगे। इसके अलावा फिर वो ब्यावरा भी जा रहे हैं, आगर भी जा रहे हैं। तो जहां जहां जैसी आवश्यकता है चुनाव के बैक में भी और फ्रंट में भी कांग्रेस पार्टी अपना पूरा काम कर रही है। अंत में जो आपने सिंधिया जी के बारे में सवाल किया, देखिए सिंधिया जी का सवाल यह है कि सिंधिया जी जो छोड़ के गए, वो सबसे बड़ी बात यही थी कि अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। तो जो व्यक्ति 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार के दौरान बड़े बड़े पोर्टफोलियो के साथ मंत्री रहा हो, उसका अपमान कैसा? जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ा हो और अपने ही किसी कार्यकर्ता से हार गया हो, तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपमान नहीं किया, जनता ने उनको नकार दिया। तो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनी थी कि मान सम्मान की बात आए। तो जो वजन, शेफाली आप मुझसे ज्यादा जानती हैं कि जो वजन और जो कद राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कांग्रेस के अंदर था, वो बीजेपी के अंदर कभी नहीं हो सकता। हम और आप यही हैं, हम कभी भी चर्चा करने को तैयार रहेंगे। जी, कहां जाफर साहब आपको लग रहा है, कहां फिक्र लग रही है कि उनका मान सम्मान नहीं हो पाया बीजेपी में? देखिए, वचन पत्र कांग्रेस पार्टी लेके आती थी, सिंधिया जी की फोटो चमकदार रहती थी। मध्य प्रदेश में हम कोई बात करते थे, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो चमकती रहती थी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी कोई निर्णय लेती थी, बाजू में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे होते थे। राहुल गांधी कोई निर्णय लेते होते थे, बाजू में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे होते थे। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कोई काम होता था, एक चमकता हुआ चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का होता था। मध्य प्रदेश के अंदर 2013 में भी इन्हें चुनाव अभियान समिति का बनाया गया था, ये अलग बात है कि सफल नहीं हो पाए। 2018 में कमलनाथ जी को उनको साथ मिला और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होने के सितारे थे, लेकिन जहां गए हैं वो वहां कहां अपमान हो गया उनका, वो बताइए। वहां कहां अपमान हो गया उनका, वो बताइए, जो मुद्दा बना रही है कांग्रेस। मैं आ रहा हूं। चुनाव प्रचार का वाहन निकलता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब होते हैं। चुनाव प्रचार में जहां एक और सिराज और सिंधिया साथ होते थे, अब वहां पे अलग अलग चले जाने लगे। जो वजन इनका स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस में 2nd नंबर पे होता था मध्य प्रदेश में, आज ये 10वें नंबर पे चले गए। और देखिए, मुझे लगता है कि मुझे किसी उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है शेफाली जी, आप भी अच्छी तरीके से समझती हैं कि जो जलवे वाले नेता के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में उनको नहीं मिल सकता। उसका कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, उसका कारण मैं निष्पक्षता से इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं होता। अब व्यक्ति विशेष नहीं होता तो आप देख लीजिए कि जो भाषण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिन अशोकनगर या भमोरी में दिया था कि ये चुनाव कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव महाराज का है। पूरा देश देखना चाहता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के साथ, सिंधिया परिवार के साथ जनता है कि नहीं है। बिल्कुल, राकेश शर्मा जी से जवाब लेते हैं। राकेश जी, जाफर साहब ने एक तरीके से जो संस्कार है बीजेपी का, जो संविधान है बीजेपी का, जिसकी कसम उठाते हैं आपकी पार्टी जो है वो संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, यहाँ व्यक्ति कोई हावी नहीं हो सकता है।
क्या यही एक दिक्कत हो रही है सिंधिया जी को अपनाने में? क्योंकि दो बयान दो बड़े नेताओं के, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभाओं में कहते हैं कि शक्कर की तरह घुल गए हैं सिंधिया, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान कि उन्हें वक्त लगेगा। और जैसा जाफर साहब ने सवाल उठाया अभी कि कोई भी बीजेपी वो संगठन है जहां पर व्यक्ति हावी नहीं हो सकता। देखिए शेफाली जी, ये तो इस बात की तारीफ आप भी करेंगी कि हमारे जो विरोधी हैं वो भी हमारी संगठन की तारीफ करते हैं, हमारी रीति नीति को हमारे विरोधी भी जानते हैं। ये बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। दूसरी बात, उनने खुद स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी व्यक्तिवाद वाली पार्टी है। मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब मुझे शेफाली जी नहीं मिला। मैंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी क्यों नहीं कहीं सभाओं में नजर आ रहे, क्यों नहीं प्रचार कर रहे। मैंने सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री और पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी क्यों नहीं नजर आ रहे, उस बात का मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने कांग्रेस पार्टी से प्रश्न किया जिसके मुझे लगातार जवाब नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले अरुण यादव की बात कर ली जाए, सुरेश पचौरी की बात कर ली जाए, गोविंद सिंह जी की बात कर ली जाए, दिग्विजय सिंह जी की बात, मेरे को बोलने दीजिए। जाफर साहब संक्षेप में कहिएगा क्योंकि अभी राकेश जी का बयान बाकी है। जवाब ले लीजिए। नहीं, आप जवाब चाह रहे हैं इसलिए राकेश जी को पूरा बोलने दीजिए, उनको पूरा बोलने दीजिए। राकेश जी बात पूरी कीजिए, फिर जाफर साहब से जवाब लेंगे। मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जाफर साहब कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का नेचर ही ऐसा है, क्योंकि कमलनाथ जी को अपने नेताओं में और कार्यकर्ताओं में बदबू आती है। वो बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास कोई जाता है तो वो कहते हैं चलो चलो। इसीलिए आप देखिए, अध्यक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कमलनाथ। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कमलनाथ की, आप राकेश जी उनने तो मंजूर कर लिया ना, वो तो कह रहे हैं फर्क बता के इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि बीजेपी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, वो संगठन कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी। तो क्या वहां पर एक बड़े कद का व्यक्ति हजम नहीं हो पा रहा, ये वो कह रहे हैं। वो तो मान रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं ना कि कमलनाथ अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं और क्षेत्र में अलग अलग नेता जा रहे हैं, ये स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। सवाल ये है कि बीजेपी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है, वहां पे एक व्यक्ति का बढ़ता हुआ कद क्या संभल नहीं पा रहा? देखिए शेफाली जी, भारतीय जनता पार्टी को सर माथे पे जनता ने इसीलिए रखा क्योंकि हम जनता की सेवा करने के लिए मध्य प्रदेश में आए हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जिस दिन से सिंधिया जी आए उसके बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान जी के साथ उनने सभाएं ली, नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ सभाएं ली, नरोत्तम मिश्रा जी के साथ सभाएं ली, गोपाल भार्गव जी के साथ सभाएं ली, सभी नेताओं के साथ सभाएं ली। अब हमारी रणनीति के तहत अलग अलग स्थानों पर हम हमारे नेताओं को भेज रहे हैं। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी तो एक व्यक्ति के ऊपर चलती है ना। आज मैं जो प्रश्न कर रहा हूं कि राहुल गांधी क्यों प्रचार में नहीं आ रहे हैं, क्यों प्रियंका गांधी प्रचार में नहीं आ रही, और क्यों प्रचार सामग्री से राहुल गांधी का फोटो गायब हो गया। राहुल गांधी तो कांग्रेस के भगवान है ना, बिना भगवान के कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है। आज राहुल गांधी कहते हैं कमलनाथ से कि आपको माफी मांगना चाहिए, तो कमलनाथ कहते हैं ये उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। तो ये सब जो प्रश्न है, ये बीजेपी की रणनीति है कि आखिरी दौर के चुनाव में, जब चुनाव आखिरी दौर में पहुंच रहा है तो अकेले अकेले नेता जो हैं वो मोर्चा संभालेंगे। लेकिन वो ये सवाल कर रहे हैं कि जो बड़े दिग्गज नेता 2018 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहे थे, वो चेहरे अब क्यों नदारद हैं? शेफाली जी, ये वो लोग सवाल कर रहे हैं जिनके कोई राष्ट्रीय नेता आए क्या अभी उपचुनाव में? तो उपचुनाव में राष्ट्रीय नेताओं का जो आगमन होता है, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो वक्त को देख के होता है। आज जैसे हमारे यहाँ सचिन पायलट की हमें आवश्यकता महसूस हुई कि सचिन पायलट आना चाहिए, सचिन पायलट जी आए, प्रमोद कृष्णन जी आना चाहिए, प्रमोद कृष्णन जी आए। तो आप ये तो फिजूल की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ये तो इन्हें कुछ बोलने को मिल नहीं रहा तो ये बोल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये शेफाली जी कि ये कैडर बेस की बात कर रहे थे। मैंने इनको एक हल्का सा इशारा करके तारीफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हाँ, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं,
और मैं ये भी कहता हूं शेफाली जी कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कैडरवेस पार्टी थी, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की इकाई ने अपनी सरकार को बनाने के लिए अपना कैडर समाप्त नहीं किया? 25 विधानसभाओं में जो लगातार 30-30 सालों से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते थे, भारतीय जनता पार्टी को गोडसे की विचारधारा वाला कहते थे, आज आपने उन 25 लोगों को अपने कैडरवेस नेताओं के सामने रखकर उनको पीछे किया कि नहीं किया? आपने उन आरएसएस के प्रचारकों को की बातों को नजरअंदाज किया कि नहीं किया? किस प्रकार से इंदौर के एक प्रचारक ने अपनी पीड़ा जो आरएसएस के मुख्यालय को पत्र लिखकर बताई कि नहीं बताई? और मैं बड़ी जवाबदारी से कहता हूं, सत्ता का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर को समाप्त करने की शुरुआत मध्य प्रदेश के 25 लोगों को कांग्रेस पार्टी से तोड़कर बीजेपी में शामिल करके कर ली है। इसके कितने गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, समय कम है, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी 30 सेकंड का वक्त है क्योंकि समय हमारे पास कम है, शो जो है वो एक्सीड कर रहा है। जवाब दीजिए, आप जो ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी का जो कार्यकर्ता था, जो रीढ़ थी, उसको ही किनारे कर दिया गया सत्ता बचाने के लिए, बनाने के लिए। देखिए शेफाली जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखते हुए अन्य दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के विद्वान साथी को यह बताना चाहिए कि जो उनका टाइटेनिक डूब रहा है, कमलनाथ टाइटेनिक, उसमें जो छेद हो गए और लोग उतर उतर के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या कमी हो गई है कमलनाथ के नेतृत्व में कि वो जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं की बात नहीं सुन रहे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे? तो ये कमलनाथ रूपी जो महल है, रेत का महल जो ढह रहा है, उसकी चिंता वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता भी है, कार्यकर्ता भी है, नेतृत्व भी है। राकेश जी आपका, सैयद जाफर साहब का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जहां से हमने शुरुआत की थी उसी पर आती हूं वापस। ये चुनाव, ये उपचुनाव जो है असल में हर लिहाज से ऐतिहासिक है। इस तादाद में कभी उपचुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हुए और वोटर को असल में बहुत कुछ फैसले लेना है। वो केवल यहाँ पर मध्य प्रदेश में आगे सरकार किसकी होगी ये फैसला तो करेगी ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, इनकी सियासत का फैसला भी वोटर के हाथ में है। ये राजनीति का जो शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक भविष्य का चुनाव है, असल में ये एक वाक्य पर तो भरोसा कीजिए, बाकी नेताओं के जो बयान हैं, जो छलावे हैं, उन पर भरोसा ना करें। पर वाकई ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक भविष्य का चुनाव है और फैसला वोटर के हाथ में है। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।